दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक पोस्ट मैंने आपके लिए की है कम्युनिटी टैब के अंदर, जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि पोर्टफोलियो रिव्यू या फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन, दोनों में से आपको किसको वोट करना है। आप चाहे तो इसको वोट कर सकते हैं, मतलब इस पोस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करके वोट कर सकते हैं। अभी जो सबसे कम वोट मिले हैं पोर्टफोलियो रिव्यू को मिले हैं 25% ओनली। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिव्यू प्रोसेस बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों पॉइंट्स या दोनों जो वीडियोस की कैटेगरीज है, आपको किस में से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो जिन्होंने पोर्टफोलियो सेंड किया होगा उन्होंने तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू ही क्लिक किया होगा, लेकिन उससे हट के एक बार आप जेन्युइनली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि आपको किससे ज़्यादा सीखने को मिलता है, ताकि मुझे उसका आइडिया मिले। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैं यहाँ पे आपके पिक करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछली बार जब मैंने पोस्ट किया था तो उसमें से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले। बाकी रेगुलर बेसिस पे अपन करते रहेंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं तो एक साथ वो डिस्कस नहीं हो पाते वीडियोज़ में, तो एक सेपरेट वीडियो हम धीरे धीरे करते रहेंगे इस तरह के। अब क्वेश्चन कैसे पूछना है तो पोस्ट मैं आपके लिए कर दूंगा कम्युनिटी टैब के अंदर, जिसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको बता दूंगा कि कुछ यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टॉक्स में एवरेज अप या डाउन करने के लिए आप कहते हो, बट एसआईपी करने के लिए मना करते हो। देखा जाए तो एसआईपी भी एक तरह की एवरेजिंग ही है। तो प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एसआईपी करने के लिए मना नहीं करता हूँ। एसआईपी उनको करनी चाहिए जिनको बाजार की एबीसीडी नहीं पता है, बाजार की नॉलेज नहीं है। एवरेज करना, अप करना, डाउन करना और एसआईपी करना दोनों डिफरेंट है। एसआईपी में क्या करते हैं, आंख बंद करके खरीदारी की जाती है, चाहे मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो। जैसे आपकी 5 तारीख को डेट है जिसमें आपके पैसे बैंक से निकलेंगे, म्यूचुअल फंड के पास में जाएंगे, और वो 5 तारीख को मार्केट अगर पीक पर हो, ऑल टाइम हाई पे हो, तो भी आप चाह के उसको नहीं रोक सकते, वो भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो एवरेज अप का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ऑल टाइम हाई पर कुछ बाय कर लिया। एवरेज अप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्टॉक है, 100 रुपीज़ पर आपने पहली बाइंग की, उसके बाद में वो स्टॉक पहुंच गया 150। अब 150 पर आपने नहीं उसको एवरेज अप किया, क्योंकि 150 तो उसका ऑल टाइम हाई है। जब वो नीचे आता है वहाँ से 120, तब आपने जाके उसमें बाइंग की, तो आपका एवरेज हो गया 100 का। पहले आपका जो 100 रुपीज़ का पहली बाइंग थी, वो आपकी सेकंड बाइंग हो गई उसके ऊपर, तो उसको आपने बोल दिया एवरेज अप। लेकिन आपने इसको 150 पर नहीं खरीदा, 150 से टूटने के बाद में आपने उसको एवरेज किया है। एसआईपी में वो नहीं कर सकते, वो अपने हाथ में नहीं होता है। क्या पता अपन 120 पे ले ले, क्या पता जो आपकी डेट है या जो भी आपका मंथ है उस हिसाब से आप 150 पर खरीदो। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आप कर सकते हो एसआईपी, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है बाजार की, या वीडियोज़ वगैरह भी आप देखते हो हमारे, या थोड़ा सा भी बाजार को ट्रैक करते हो, तो आपको पता होगा कि जब बाजार गिरता है तो आपको पता चल जाता है कि अब बाजार गिरा है, तो वहाँ पे लमसम पैसे डाले तो वो अच्छा होता है। बट अब ये प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो चुकी है कि म्यूचुअल फंड रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप लमसम भी नहीं डाल सकते हैं। तो फिर उसके लिए फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जितनी मर्जी उतनी क्वांटिटी खरीदो, जो स्टॉक आपको पसंद है उसको कभी भी उठा सकते हो जब भी आपको लगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, एसआईपी और जो हम बात करते हैं एवरेज अप एवरेज डाउन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से स्टॉक्स चलते हैं, बाजार चलता है, तो हम लॉन्ग टर्म के अलावा जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उसमें छोटे मोटे मूव, यानी 2-4% के प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की सपोर्ट रेसिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं क्या। मंथ में अगर 6 ट्रेड सक्सेसफुल मिल जाए तो 12 से लेकर 15% की कमाई हो सकती है। 12 से लेकर 15% कमाना एक महीने में डिफ़िकल्ट है, लिखना आसान है। अब ये जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे तो आप देख सकते हो कि वो महीने में डबल भी कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली ये कंसिस्टेंसी के साथ में करना डिफ़िकल्ट है। हो सकता है एक महीना आपका अच्छा चल जाए, सेकंड मंथ भी आपका अच्छा चल जाए, बट उसके बाद में क्या होगा, वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है बाज़ार के अंदर, क्योंकि बाज़ार के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है पैसे कमाना। अगर आपको ट्रेड से पैसे कमाने, इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छी कंपनीज़ आपने खरीदी, छोड़ा उसको 5-10 साल के लिए, तो पैसे आपके बढ़िया बन जाते हैं, बट ट्रेडिंग में स्किल्स काफ़ी आपको चाहिए। तो ठीक है, आप ये कर सकते हैं, बट ये गलत है। देखिए, काम करने से पहले लोग पहले से ही एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं कि 12 से लेकर 15% का कमाऊँगा। पहले करो तो सही, एक बार करके देखो, फिर आप देखो कि आपको मतलब आपको कितना आता है, बाज़ार के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स कितनी है, आपने कितना किया। फिर एक्सपेक्टेशन लगाओ कि यहाँ से मुझको 2-3% और इम्प्रूव करना है। अगर आपने घाटा किया पिछले 2-3 महीनों में, तो आपको ये सोचना है, 12-15 छोड़ो, आपको ये सोचना है प्रॉफिटेबल कैसे बनूँ। अगर आपने 2-5% प्रॉफिट किया, तो आपको वो देखना है कि 7% इसको कैसे पहुँचाऊँ। ये सब चीज़ें छोड़ो। अब सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है,
कि पैसे लगाओ मत बाजार में ट्रेडिंग में, पेपर पर ट्रेड करो। मतलब जो पेपर होता है उसके ऊपर रियल मनी नहीं लगा के, जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक देखा जो सपोर्ट पे अभी के समय, ये 2-3 महीने ट्राई करो, तो वो स्टॉक आपको लगा कि चलो उसको बाय करना चाहिए, ठीक है, तभी करना है। आपके पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपने कोई भी ट्रेड ले लिया, कभी आपको नहीं समझ पा रहा है तो उसमें वेट एंड वॉच करो। तो कागज़ के टुकड़े पे लिख दो, ये कॉपी आप एक मेंटेन कर सकते हैं जिसके अंदर आप लिख दो कि यहाँ पे ये स्टॉक मैंने बाय कर लिया इस प्राइस पे। अब वो रेसिस्टेंस पे पहुंचता है या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगता है, तो इस तरह से ट्रेडिंग आप करोगे तो प्रैक्टिस होगी आपकी, और अगर आपको इसमें सक्सेस मिल रही है तब जाके रियल पैसा डालो बाजार में ट्रेड करने के लिए, या फिर जो छोटा मोटा अमाउंट है उसके साथ में करके देख लो। बट बड़ा अमाउंट एकदम से डाल देना फिर 12% की एक्सपेक्टेशन करना वो रियलिस्टिक नहीं है। बाकी सपोर्ट रेसिस्टेंस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे वीडियोस के अंदर, बाकी आप अपने हिसाब से जो विदाउट मनी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले। इसके बाद में दोस्तों गौतम जी का क्वेश्चन है कि फुटवेयर सेक्टर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ में नीचे जा रहा है, तो ये एक्यूमुलेट करें रिलैक्सो को। रिसेंट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट ये प्रॉब्लम है जो सेक्टोरियल प्रॉब्लम है, रिलैक्सो की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्या सही डिसीजन है या फिर गलत है? तो मैं तो दोस्तों कहूँगा गलत है, क्योंकि मैंने तो पहले बोल दिया वेट एंड वॉच। गलत का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, गलत का मतलब ये है कि अननेसेसरी एवरेज डाउन आपको नहीं करना है, चाहे वो सेक्टर में ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। अल्टीमेटली आपने जैसे एक्यूमुलेट करने का मतलब ये हो गया कि आप खरीदते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, एवरेज डाउन उसको करते जा रहे हैं। आपने ले लिया स्टॉक, आपकी टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका डाल दिया आपने 3-4%, 5% समथिंग कुछ। उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद में आपने जस्ट वेट एंड वॉच किया कि आगे कैसे चीज़ें इंप्रूव करती है, कब तक उसकी अर्निंग्स इंप्रूव करेगी। क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि 2-3 साल तक स्टॉक नहीं चला तो अब 2-3 साल में चलेगा, हो सकता है 2-3 साल और नहीं चले, हो सकता है कल ही चल जाए। तो ये चीज़ अपने को पता चलती है कि सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो कब तक रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी दिख रही है। कैसे दिख रही है? क्योंकि सबसे बड़ी जो चोट पड़ी है इसको जीएसटी की पड़ी है। बाकी सेक्टर में या बाकी जो कंपनीज़ है, चाहे वो एफएमसीजी हो या कुछ और कंजप्शन कंपनीज़ हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीएसटी की, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंजप्शन की, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट की, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है एक्सपोर्ट करके। ये सारी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो जब तक ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये सेक्टर परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट है। इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है सेक्टर को, तो आगे चल के कुछ देखने को मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा वेट ही हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको बेचकर पॉलीकैब को उठाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बाद में भी चलो हमको नीचे मिलेगा। होल्ड में कर रहा हूँ इसको, पूरी तरह से बेचा नहीं है, लेकिन हाँ अभी इतना बुलिश नहीं हूँ। थोड़ा सा डेटा अच्छा मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली फिर हम उस हिसाब से इसको देखेंगे। बट सेक्टर बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आप उसमें होल्ड कर रहे हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिरिजेश का, गिरिजेश जी का। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यह है कि डीमार्ट, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, कौन सी कंपनी अच्छी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सेफ एंड कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए? देखिए तीनों कंपनीज बेस्ट है, तीनों में से कोई भी कंपनी आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तीनों में आपका पैसा बनेगा। बट इन दोनों में से मैंने इसको ख़रीदा है। इसको क्यों ख़रीदा है, उसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे अर्निंग्स की जो विजिबिलिटी है वो है, मतलब अर्निंग्स आगे कैसे बढ़ सकती है वो दिख रहा है। देखिए जो भी कंपनी आप खरीदते हैं जिसमें अच्छी कैपिटल आप डालते हैं, उसमें आपके पास में प्लान होना चाहिए कि क्यों मेरी कंपनी की अर्निंग्स आगे चल के बढ़ेगी। उस क्यों का जवाब आपके पास में होना चाहिए। एक जवाब होता है कि चलो आपका टोटल सेक्टर ही बढ़ेगा, भारत ही बढ़ जाएगा तो ठीक है बढ़ जाएगी कंपनी। तो वो जवाब दोस्तों यहाँ पे है कि टोटल सेक्टर ग्रो करेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड इंप्रूव कर रही है, रहन सहन लोगों का बढ़ रहा है, तो इस तरह की कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये पॉइंट इसमें है। डीमार्ट के अंदर ये वाला पॉइंट भी है। सेकेंड पॉइंट ये है कि एक्सपेंशन का हमको दिख रहा है कि ये जो 50,000 करोड़ का मार्केट है उसका 5% हिस्सा ही अभी ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में है। तो जब ये अनऑर्गेनाइज से माल छीनेंगे, मार्केट कैप मार्केट शेयर छीनेंगे, तो ग्रोथ मिलेगी। अभी जितने स्टोर्स हैं 10 साल बाद उसके 3-4 गुना स्टोर्स इनके हो जाएंगे। तो वो दिख रहा है कि काफ़ी सारी टेरिटरीज है जो बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए, स्टोर्स को ओपन करने के लिए। कंपटीशन नो डाउट है, कोका कोला, पेप्सी दोनों जाइंट कंपनी है, कंपटीशन है, दोनों कंपनी चल रही है। भारतीय रिलायंस, दोनों जाइंट कंपनी, दोनों चल रही है। तो कंपटीशन
रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कंपनी इसमें कंपटीशन है, लेकिन कम से कम ये दिख रहा है कि आगे चल के स्टोर्स ये ओपन कर सकते हैं और स्टोर्स का एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कर्जा नहीं है। ये इन दोनों में थोड़ा सा कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा है, नेस्ले के पास में ऐसा मार्केट बचा है जो रूरल मार्केट है, बहुत ही गाँव का एरिया है जहाँ पे मैगी अवेलेबल नहीं है। टाटा कंज्यूमर के पास भी कुछ ऐसे एरियाज़ बचे हैं, एचयूएल के पास भी कुछ ऐसे एरिया बचे हैं, तो इनको वहाँ पे जाना है जो कि कम है। डीमार्ट के पास में एरिया ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंड होने की जो पॉसिबिलिटी वो काफ़ी हाई है। प्लस इनके पास में नए प्रोडक्ट्स निकालने की ताकत है, तो फिर ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के अंदर कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं, 80-100 के पी पर सभी कंपनीज़ हैं, तो जस्ट वो मेरी एक थिंकिंग है। बाकी ये भी कंपनी अच्छी है, तीनों ही कंपनीज़ बहुत ही अच्छी है। नेस्ले भी काफ़ी अच्छा करेगा, टाटा कंज्यूमर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, और कुछ नहीं तो सिंपल आप जाके देख लो, जो पास्ट की जो प्रॉफिट की ग्रोथ के डब्बे हम देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़े, स्टॉक के रिटर्न्स में देखना, कंपनी के प्रॉफिट देख लेना, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि तीनों कंपनीज में से ग्रोथ किस कंपनी में थोड़ी ज़्यादा है। बाकी अपनी अपनी हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धीरज जी का क्वेश्चन है, 4-5 लाख रुपीज़ को कैसे निवेश करना चाहिए आपके अनुसार? जैसे मेरे पास में अगर 4-5 लाख रुपीज़ होते हैं तो मैं 4-5 कंपनी से ज़्यादा नहीं खरीदता। जैसे 1 लाख रुपीज़ मैंने एक एक कंपनी में लगा दिया, ऐसे करके 4 टू 5 कंपनीज़ में रखता। कौन कौन से रखता? फिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनेंस के बिना कुछ है ही नहीं, तो फिनेंस में बजाज फिनेंस में खरीदता। सेकंड, आईटी में खरीद लेता मैं कोफोर्स परसिस्टेंट जैसी कंपनी को, क्योंकि अमाउंट कम है, ठीक है, तो फिर मैं बड़ी कंपनीज़ में नहीं जाता, और इतनी छोटी में भी नहीं जाता कि वो पैसे ही फिर वो डूबने की उस पे हो जाए, या तो बने या डूबे, उस हिसाब से मतलब मॉडरेट रखता अपने रिस्क को और रिवॉर्ड को, दोनों को। उसके बाद में कंजप्शन में वीबीएल देखता मैं, उसके अंदर अच्छी ग्रोथ बनी हुई है, और वहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको बताया था, नेस्ले की तरह मार्केट है एक्सप्लोर करने के लिए, जो गांव एरिया है, प्लस प्रोडक्ट कैटेगरी काफ़ी काफ़ी मतलब अभी लाइन बाकी है पेप्सी के पास में, जो इसको नए प्रोडक्ट्स की कंपनी देने वाली है, तो वो देखता मैं। उसके बाद में केमिकल में पिडलाइट नहीं खरीद के, अगर मुझे रिस्क लेना होता तो मैं छोटी कंपनीज देखता, कुछ फाइन, विनाती, दीपक, इस तरह की कंपनीज को देखता। इंडस्ट्रियल में जो 5वीं कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी सारी चॉइसेस है, डिफेंस है अपने पास में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, बट उनमें नहीं जाके मैं बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज़ में जाता, चाहे वो एस्ट्रल होता या पॉलीकैब होता, इस तरह की कंपनीज़ होती। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट कोई टिप कॉल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। इनके नीचे वाली कंपनीज़ में जाओगे तो उनमें पैसे ज़्यादा बनेंगे, बट उनमें फिर वो रिस्क भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे काम, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इन कंपनीज़ में अच्छे पैसे वैसे नहीं बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली पैसे बनेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ बता सकता हूँ, बहुत ईज़ी है मेरे लिए तो ये निकालना स्क्रीनर पे कि किस में प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। उनमें क्या हो गया, आपके पैसे डूबेंगे भी कुछ कुछ कंपनीज़ में। तो मेरा जो मेन फोकस है, जो मैं खुद के लिए करता हूँ, वो आपके लिए कर रहा हूँ कि कैपिटल एप्रिशिएशन से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर मेरा ध्यान रहता है, कि पैसे बने कम बट पैसे डूबे नहीं। मैं काफ़ी ऐसे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ, पिछले कुछ समय में देखे हैं, जिन्होंने काफ़ी ग्रोथ कंपनीज़ को डिस्कस किया है, उल्टी सीधी ग्रोथ कंपनीज़, उनके स्टॉक चले हैं 6-7 महीने में काफ़ी अच्छे गए, लेकिन उसके बाद में वो पैसे ही डूब चुके हैं, कंपनीज़ ही बंद हो चुकी है, कंपनी ही ख़राब हो चुकी है। तो वो चीज़ करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तरीके से अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है, टिकना है बाज़ार में, सही में आपको कुछ करके जाना है, तो फिर आपको थोड़ा-सा कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये चिंदी चोरी पे ध्यान नहीं देना है कि 1-2 लाख रुपए लगा दिए, बड़ा आदमी बन गया, ये कुछ नहीं होगा। फंड से ज़्यादा लाओ जितने हो सकते हैं, और बहुत अच्छी गोल्ड कंपनीज़ में, मक्खन कंपनीज़ में पैसे लगाओ, दबा के इन्वेस्ट करो उसके अंदर जब कंपनीज़ नीचे हो, और उसके बाद में फिर कमाई देखो। तो ये मेरा फ़ोकस है। बाकी जो काफ़ी कंपनीज़ बता सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ऐसे काफ़ी सारी कंपनी, मैं आपको एक काम करूँगा आगे चल के वीडियोज़ के अंदर, खुद आप कैसे निकाल सकते हैं स्क्रीनर पे, स्क्रीन को सेट करके छोटी कंपनी हाई ग्रोथ वाली, वो मैं आपको तरीका ही बता दूँगा, तो आप उस हिसाब से खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रवीण जी का क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर रियल एस्टेट में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं खुद देख पा रहा हूँ कि जो मेरे जान पहचान वाले हैं, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है कहीं पे पीछे, मतलब थोड़ा सा दूर सिटी एरिया से, तो 1 साल में पैसा उनका डबल हुआ है, प्रॉपर्टी की रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो मुझको भी सोचने पे मजबूर हो गया वो डेटा देख के कि हाँ चलो यार, यहाँ पे कुछ देखते हैं। तो ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा।
ये देखिए इन्होंने भी मेंशन कर रखा है कि मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है अभी जो पैसे कमा रहे क्विकली रियल इस्टेट में कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली अभी आप देख पा रहे हो कि मैं खुद देख पा रहा हूँ। अब देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेशन है उसको देखने के लिए, क्योंकि डेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बकवास तो चलती रहती है, करते रहते हैं, पीएमएस मैनेजर वगैरह ये कुछ भी बोलते रहते हैं। हम डेटा के ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, CAGR ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कितनी है 23 से लेकर 28 तक, 9% के CAGR की। अब आप इसको कंपेयर करना आपकी कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ के साथ में या फिर निफ्टी की ग्रोथ के साथ में। तो 9% की CAGR की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो भी जब कर सकते हैं जब आपने गिरावट पे लिया। बिल्कुल हाई में भी गिरावट दी जाती है। आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बाय की जो सेलर की मजबूरी है, होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है जिसमें सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सस्ते में बेच के जाता है। तो वैसे आप खरीदोगे तो 9% की CAGR की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और वो भी हर जगह नहीं है, वो जगह टू जगह डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी की कैसी प्रॉपर्टी है, लोकेशन क्या है, कॉर्नर साइड है या फिर उसके पीछे पीछे कुछ नाले नूले नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तब जाके ये मैक्सिमम है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसमें थोड़ा सा पास्ट का डेटा देखते हैं, पिछले 10 साल में कैसा इन्होंने किया रियल इस्टेट ने। अभी इसमें कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों इंक्लूडेड है, तो ये मैक्सिमम मानो आप। तो पिछले 10 देखिए रेसिडेंशियल की काफ़ी कम होती है वैसे, और रेसिडेंशियल की आप बात करोगे, कमर्शियल तो वैसे भी काफ़ी महंगी आती है। तो इसमें 10 साल में कितने बने हैं, 4% के CAGR मेंशन कर रखा है। दिस इज लोअर देन रिटर्न्स ऑन अदर एसेट क्लासेस, जैसे आपकी इक्विटी, गोल्ड है, FDs है। FD से भी कम बना है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। प्लस आपको मेंटेनेंस भी रखना है, ध्यान भी रखना है, कोई कब्जा वगैरह नहीं कर ले, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इन चीज़ों में ऐसा नहीं होता, इक्विटीज़ में नहीं होता, गोल्ड में नहीं होता, FD में नहीं होता, वो चीज़ आपको प्लस माइनस दोनों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे सिंपली 20 साल में चलो कैसे रिटर्न्स बने हैं, 9% की CAGR है। 15 साल में कितने हैं, 6% की CAGR है। 10 साल में कितने हैं, 4% की CAGR है। तो इससे सेटिस्फाई हो तो बेटर है। पैसे नहीं डूबते हैं, डेफिनेटली आपको बनेंगे पैसे, बट इतने बनेंगे, ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी है। और इसमें ये भी देखिए मेंशन कर रखा है कि इन सभी टाइम फ्रेम के अंदर 50% पैसा कम बनाया है रियल एस्टेट वालों ने इंडियन इक्विटीज़ में निवेश करने के कंपैरिजन में। अगर किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की है, म्यूचुअल फंड में लगाया, तो बहुत बढ़िया पैसे कमा ली है। लेकिन किसी ने चलो निफ्टी में भी लगा दिया ना 10 साल में या 20 साल में, तो देखिए क्या डेटा है। निफ्टी 50 में पिछले 20 साल में कितना दिया निफ्टी ने, 15-16% की CAGR, ज़्यादा है, ठीक है। और इसके साथ में आप देखोगे गोल्ड के तो 12-13% है, तो गोल्ड भी बेटर है। रियल स्टेट देखिए जब खरीदो, जब एक तो खुद का घर तो होना ही चाहिए, नहीं है रेंट पर रहते हैं तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए घर, वो सब चीज़ें बाद में, इक्विटी वगैरह सब बाद में, ठीक है आपके पास में रहने के लिए घर। तो उसके बाद में अगर आपको देखना है तो फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी देखो, जहाँ से आपकी इनकम आए पर मंथ, चाहे वो रेंट के हिसाब से आए या आपकी जो दुकान है उस हिसाब से आए, वो देखना चाहिए। बाकी अगर आप लैंड खरीद के रखना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ठीक है। अभी बूम कर रहा है मार्केट, कैसे कर रहा है देखिए, मैं खुद एक चुका हूँ, 1 साल में पैसा डबल हो चुका है कुछ ज़मीनों में। लेकिन उनमें क्या होता है दोस्तों, साइकिल होता है, जैसे आपको पता नहीं होगा रियल एस्टेट के अंदर भी करेक्शंस होते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं ये तो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, बढ़ते हैं, बट इनमें करेक्शन प्राइस करेक्शन नहीं होता है, टाइम करेक्शन होता है। होता क्या है, एकदम से अभी तेजी चल रही है, क्यों चल रही है ये देख सकते हैं आप। जो लोन्स वाली कंपनीज़ है, होम लोन्स वाली कंपनीज़ है, कितनी ईजिली लोन्स दे रही है, जो RBI को भी अभी खटकेगा आगे चल के। अभी हम कंज्यूमर कंपनीज़ को तो देख ही पा रहे हैं, तो इनको भी आगे चल के थोड़ा सा डंडे पड़ सकते हैं RBI की तरफ से, क्योंकि ये भी अंधाधुंध लोन्स बांट रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है, कि लोन्स मिलना ईजी हो गया, लोग लेंगे लोन, लोन लेके घर लेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको पता चलेगा कि NPN के बढ़ रहे हैं, लोन रीपे नहीं हो पा रहे, प्रॉपर्टीज़ जब्त हो रही है, तो क्या होगा वहाँ पे, फिर वो साइकिल होती है टाइम करेक्शन की। प्रॉपर्टी के दाम एकदम से बढ़ेंगे नहीं, गिरेगे भी नहीं, बट रुक जाएंगे, और उसमें आपका इक्विटी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलनी होती है। इस समय खरीदना है तो प्रॉपर्टी में खरीदना चाहिए, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो मेरे हिसाब से सही है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब ठीक है, चलो वो अलग बात होगी, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसमें ये देख लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, निफ्टी 50 में 10 साल का डेटा आपके सामने है, पिछले 10 साल का नहीं, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे निकाल के दिया है। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझको। देखिए 2009 में
किसी ने निफ्टी में निवेश किया होगा तो 14% के CAGR बन गए उसके 9 से लेकर 19 में 10 साल में। अगर किसी ने 10 से लेकर 20 में निवेश किया होगा तो कितने बने? मात्र 5%, क्योंकि 10 में मार्केट ऊपर था, 20 में मार्केट नीचे था, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? गिरावट में खरीदोगे तो मज़े में रहोगे, नहीं तो ऑल टाइम हाई में फिर ये देख सकते हैं 10-10 साल में भी कुछ नहीं होगा आपका। ये स्टॉक्स में भी अप्लाई होता है। तो मैं इसलिए तो डिस्कस करता हूँ, जो स्टॉक्स नीचे है उसमें नहीं बन रहे पैसे, लेकिन आगे चल के बनेगी, ये डेटा आपको खुद बता रहा है। 11 से 21 तक का डेटा है, 10 साल में कितना डिफरेंस है, मतलब देखो जहाँ पे 12-14 है वहाँ पे 5 है। तो वही चीज़ है, प्रॉपर्टी के अंदर भी वही चीज़ है। प्रॉपर्टी से बेटर ये है, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट, तो मैंने तो जो डिसीजन था वो चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें फिर वो ठीक है, वो मेरा पर्सनल है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दोनों चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दी है। रियल एस्टेट की भी प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं, बाजार की कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट भी है। 20 मिनट का हो चुका है, उम्मीद कर रहा हूँ आप देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बार हम ले लेते हैं, क्रिप्टो का क्या भविष्य है? क्या क्रिप्टो में निवेश सुरक्षित है क्या? देखिए, क्रिप्टो में पढ़ रहा था जब नीचे थे, बट इन्वेस्ट कर नहीं पाया क्योंकि कुछ खास समझ में आया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मार्केट मेरे को सही लग रहा। देखिए होता क्या है, जैसे मैं फिनेंस का बंदा हूँ, ठीक है, तो फिनेंस वाला आप देख लेना, मैक्सिमम पैसा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नॉलेज वगैरह रखता है मैक्सिमम पैसा वो रखेगा स्टॉक्स में। अगर कोई टेक वाला बंदा है तो उसका मैक्सिमम पैसा रखेगा वो क्रिप्टो में। अगर मैं बता रहा हूँ कोई, मतलब कोई रिस्क टेकर है उसकी बात करूँ, ठीक है, बाकी नॉर्मल तो एफडी और ये सब रखते हैं। तो देखिए, अब मैं टेक से हूँ नहीं तो इतनी कुछ है नहीं नॉलेज वगैरह, लेकिन फिर भी अगर मैं पढ़ूँ थोड़ा सा, क्रिप्टो करेंसी, देखिए दोस्तों, करेंसी है जो डिजिटल है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, इथेरियम है, बिटकॉइन है, कुछ करेंसीज है, उनको ट्रैक करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ थोड़ा बहुत। अब इथेरियम के ऊपर कल एक न्यूज़ आती है, इथेरियम का जो फाउंडेशन है वो ही अंडर इन्वेस्टिगेशन चल गया। मतलब इथेरियम कैसे बना, क्या उसका फाउंडेशन है, क्या उसका बेस है, इथेरियम क्यों है, वो ही इन्वेस्टिगेशन में चला गया कि इसको होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बात है। अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये रिस्क केस में काफ़ी बड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनीज नहीं है जिसके अपन नंबर्स को देख पाए। यहाँ पे जस्ट बायर सेलर्स की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं। पुराने लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन विल डिसअपियर, मतलब ये गायब हो जाएगा, गो टू ज़ीरो समडे, ज़ीरो हो जाएगा ये। तो ठीक है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। जैक डॉर्सी है जिसने ट्विटर को फाउंड किया था, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ, तो वो काफ़ी बुलिश है। एलॉन मस्क काफ़ी बुलिश है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब सीधा बात करते हैं, इंडिया पे आते हैं, अपन खुद इंडिया में रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आरबीआई सोचता है, क्योंकि करेंसी का मतलब सीधा आरबीआई। अब करेंसी, आरबीआई ने बोल दिया कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करती है, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते करेंसी के रूप में। तो जब कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं तो फिर समझ ही जाओ। तो जब तक रेगुलेशंस और ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, थोड़ा सा फेवर में नहीं आएगी इनके, जब तक मोटा पैसे लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं पैसे लगाता हूँ तो अच्छे पैसे लगाता हूँ जहाँ भी लगाता हूँ, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे स्किप किया। लेकिन ठीक है, चलो आपको रखना है, डाइवर्सिफिकेशन का एक पार्ट बनाना है, तो इस क्रिप्टो को भी रख सकते हैं कम अमाउंट के साथ में जब वो नीचे मिले। बट अभी तो ऊपर भाग रही है तो अभी कोई मतलब नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको करते हैं यहाँ पे एंड इन्वेस्ट इन भारत की वीडियोस को आप देख लेना। टोटल 4 वीडियोस आ चुके हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। एंड व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, उसको भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।